बहुजन समाज पार्टी वेस्ट बंगाल के पदाधिकारियों की इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, पूर्व में रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे पूर्व में, और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद परम सम्माननीय रामजी गौतम साहब, मैं पहले ही आप लोगों के बीच में आ गया था। 23 तारीख को हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं उन लोगों की बैठक लिया था, तो आप लोगों की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से माननीय सांसद जी का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, वेस्ट बंगाल में लंबे अरसे से पार्टी के प्रेसिडेंट सम्माननीय मनोज हौलादार जी, वाइस प्रेसिडेंट सुमा सिकदर जी, जोन इंचार्ज अनिल राय जी, शांति कुमार सरकार जी, श्री सरल साधु जी, इधर जोन नंबर 2 से अचिंतो विश्वास जी, श्रीमती प्रणीता राय जी, श्री तुषार कांति जी, जोन नंबर 3 से वरिष्ठ साथी श्री ज्योतिर्मय राय जी, श्री सुकुमार बालाजी, श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, चंदन मलिक जी, श्री अमल हल्दर जी, जोन नंबर 4 से प्रदेश के उपाध्यक्ष सुबह कुमार सिकदर जी, संदीप नाथ जी, हरिपद मंडल जी, मसीहुर रहमान हल्दर जी, जोन नंबर 5 से शैलेंद्र नाथ राय जी, सुरेश कुमार रविदास जी, आए हुए सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित साथी और कुछ हमारी माताएं बहनें भी इस मीटिंग में हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे तो मैं एक बार कार्यालय में आया, लेकिन आज माननीय सांसद जी के साथ ये आप लोगों के साथ पहली मीटिंग है। सांसद जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, क्योंकि 8-10 राज्यों में आप हमेशा से पार्टी का काम देखते रहे हैं। ऐसे में उसका औचित्य तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप लोगों ने स्वागत किया है। सांसद जी का आज जन्मदिन भी है, हम जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये पश्चिमी बंगाल के लोगों का ये सौभाग्य है कि उनके जन्मदिन पे आप लोग इधर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे परिचित हो रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने कितना काम किया है, ये तो जोन वाइज मीटिंग हमने लगाई है, क्योंकि सांसद जी का समय तो कम मिल पाएगा आपको, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगा। इधर 2 राज्यों में जो पहले धर्मवीर सिंह अशोक जी देखते थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो इन दोनों में उनको चेंज करके बहन जी ने मुझे इधर भेजा है। चूंकि 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो मैं समझता हूं इसीलिए शायद चुनाव को ध्यान में रख करके इधर बहन जी ने ये बदलाव किया है।
उसी कड़ी में मुझे भी आपके बीच में भेजा है और माननीय सांसद जी को भी उसी कड़ी में आप लोगों के बीच में भेजा है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन की तैयारी के लिए आप लोगों के बीच में इधर बहन जी ने हम लोगों को भेजा है। तो आपके बीच में पूरा समय देंगे, पूरी तैयारी करेंगे। अपेक्षाकृत मैं उड़ीसा में कम समय दूंगा, वहां कोई चुनाव है नहीं। आपके प्रदेश में मैं ज्यादा समय देने का प्रयास करूंगा। चलेंगे, हर जिले में चलेंगे। और अभी सांसद जी ने जो रिपोर्ट लिया तो उस रिपोर्ट में जिला कमेटी तो आप लोगों ने बताई, लेकिन जहां पर किसी जिले में 12 विधानसभा है तो 4 कमेटी बनी है विधानसभा की, असेंबली लेवल की। कहीं पे 8 है तो 2 बनी हुई है। अगर असेंबली लेवल की कमेटी भी नहीं है आपके पास तो आप इलेक्शन में कैसे उतरेंगे? तो जो भी समय आपके पास है, 8-9 महीने का समय है, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग के साथ आप लोग रन करके हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम इन कमेटियों को बनवाने के लिए तत्पर रहेंगे। और जो संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा है, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात, चूंकि सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है शेड्यूल्ड कास्ट की, और मैं समझता हूं तीसरे चौथे स्थान पे या तीसरे स्थान पे आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो वेस्ट बंगाल में होगी। सेकंड पोजीशन, पहले पे पंजाब, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, जहां 4 बार आपने सरकार बनाई। माननीय कांसी राम साहब ने, माननीय बहन जी ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, वहां से ज्यादा आबादी SC ST की आपके प्रांत में है। आपने अभी तक क्यों नहीं जीत हासिल किया? आपने क्यों नहीं सरकार बनाया? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को कितना आप लोग आगे बढ़ाए हैं? हम लोग तो किताबों में पढ़ करके ये समझते रहे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए महाराष्ट्र में, लेकिन जब देश का संविधान बनाने का अवसर आया, संविधान सभा में भेजने का अवसर आया, तो साथियों पूरे देश में कहीं के बाबा साहेब के अनुयायी तैयार नहीं हो पाए। कांग्रेस ने इतनी रुकावटें पैदा किया कि पूरे देश से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हमारे जो नमोसूत्र भाई हैं, चांडाल भाई हैं, उनके लिए गर्व और गौरव का विषय है कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके आपने संविधान सभा में भेजने का काम किया। इसके लिए आपको गर्व और गौरव होना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे देश को यह बताना चाहिए कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। साथियों, यूपी वाले इस मामले में आगे निकल गए, 4 बार उन्होंने सरकार बना लिया, और आप अभी तक जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी, उनके रहते हुए आप सबसे बड़े अंबेडकरवादी थे, आप क्यों पिछड़े हुए हैं? ये बात सोचने का विषय है। हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर की यह धरती है। यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आज भले सरकारों के द्वारा सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, भारी आबादी में ओबीसी के लोग उपेक्षित हो रहे हो, और बहुत कम आबादी में जो लोग हैं उनकी यहां पर सरकारें बनती रही है। तो साथियों, बंधुओं, मैं बात को और न लंबी करके मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा था। बाबा साहेब ने कहा था, मैं बेशुमार मुसीबतों का सामना करके, बहुत तकलीफ का सामना करके ये कारवां यहां तक लेकर के आया हूं। मेरे अनुयायियों से मेरा कहना है कि ये कारवां अगर आगे ना ले जा सके तो यहीं पर छोड़ दें, लेकिन किसी भी कीमत पर इससे पीछे न जाने दें। वेस्ट बंगाल के साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो कारवां कुछ मामले में तो आगे गया है, लेकिन अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें तो उस मामले में बहुत पीछे रह गया। आप लोग जब एक भी
एमएलए नहीं जीत पाए हैं तो खासकर वेस्ट बंगाल में तो बहुत पीछे रह गया है। हम चाहेंगे आप सब वरिष्ठ साथी, पुराने लोग आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग सब मिशनरी लोग हैं। तो साथियों, आप जब मिशनरी लोग हैं और आप बात बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक कमजोरी देखने में आती है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, वो लोग संख्या में कम दिखाई देते हैं। जब बीएसपी की मीटिंग होती है तो उनमें हमें बीएसपी को लेकर के जाना है, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कारवां यहाँ तक लेकर के आए, 4 बच्चों की कुर्बानी दिया है, अपनी पत्नी माता रमाबाई की कुर्बानी दिया है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उंगली का इशारा करके ये कहा, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अगर दुख तकलीफ से मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपने तरक्की के बंद ताले खोल सकते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ये दोनों स्लोगन को पूरा करने के लिए, इसके लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने अभियान किया। वो मान्यवर कांसीराम जी, हम लोग जब दिल्ली में थे, लोग बताते रहते हैं कि यहाँ पर कोई मैदान है जहाँ कांसीराम साहब की रैली हुई थी, पूरे देश से लोग आए थे, दिल्ली के तमाम साथी आज तक उसका मुकदमा झेल रहे हैं। यहाँ पे कोई मारपीट हो गई थी, कोई दंगा हो गया था रैली के दौरान, और तमाम साथी आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथियों, मेरा आपसे कहना है, वो कांसीराम साहब बाबा साहेब का आंदोलन लेकर चलने के लिए कभी पैदल चले, कभी साइकिल में चले, कभी बस में चले, कभी ट्रेन में चले, और फिर जब समाज तैयार हुआ तो हेलीकॉप्टर में भी चले। साथियों, अगर एससी एसटी की आबादी ज्यादा है, ओबीसी की आबादी ज्यादा है, तो साथियों कांसीराम साहब की बात को ग्राउंड तक लेकर के जाना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो समाज है, ये जो विचारधारा है, ये सब परिवर्तनशील है। ऐसा भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, सभ्य संखारा अनिच्छा, सब कुछ परिवर्तनशील है। अभी तक जो बात यहां तक आई है वो बात बदल सकती है, बढ़ सकती है। अगर किसी के मन में ये निराशा का भाव हो कि जितना अभी तक हुआ है 2026 में भी उतना ही रहेगा, ये बात ठीक नहीं है। अपने मन के अंदर संकल्प लेना होगा, हमें प्लानिंग करनी होगी, और 2026 में हमें अभी तक जो नहीं हुआ है वो काम करके आप लोगों को दिखाना होगा। सम्मानित साथियों, कांसीराम साहब की एकमात्र शिष्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आज बहन जी 69 ईयर की हो गई है। पूरी जिंदगी बहन जी ने समाज के लिए समर्पित किया है। उनका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन वो हमारे आपकी बेहतरी के लिए लगता है। बहन जी बहुत चिंतित रहती हैं। बहन जी ने जिस दिन मुझसे बात किया कि उधर तुझे वेस्ट बंगाल भेज रही हूं, तो बहन जी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बहन जी ने कहा वहां काम रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, क्या कारण है? तो तुम अच्छा कार्य करता है, मैं तुझे भेज रही हूँ। हमारे साथियों, आप लोगों के बीच में माननीय सांसद जी आए हैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता भेजा है जो फुल टाइमर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने साथ दिया, हम लोगों की बात मानी, तो जो काम अभी तक नहीं हुआ है हम लोग 2026 में वो काम करेंगे, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जितवा करके हम लोग इतिहास बनाने का काम करेंगे। ये संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती, अरे चंद गुरुचंद ठाकुर की धरती, यहाँ पर आप लोगों ने इतिहास बनाया है। बाबा साहेब को बुला के बाबा साहेब को संविधान सभा में भेज करके, तो साथियों मन में संकल्प लीजिए और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, गांव तक लेकर के बहुजन मूवमेंट को जाएं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके माननीय बहन जी ने जिस उम्मीद के साथ इधर हम लोगों को भेजा है, उनकी उम्मीद पे आप लोगों के सहारे हम लोग खड़े उतरे, हमारा भी जीवन सार्थक हो और आपका भी बेकार न जाए। इसमें अधिकांश साथी सब 50 साल से ऊपर के दिख रहे हैं। आपका जीवन 50 साल तक का चला गया, 55 साल चला गया, किसी का 60 साल चला गया। दुनिया छोड़ के सबको जाना है। अरे जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा कुछ करो कि जब हम दुनिया छोड़कर चले जाएं तो मेरा भी नाम इस दुनिया में जिंदा रहे।
हम भी अगर अमर रहे, हमें भी कोई पूछे कि ये कोई था जिसने हमारे मोहल्ले में काम किया है, मेरे असेंबली लेवल पे काम किया है, मेरे जिला लेवल पे काम किया है, स्टेट लेवल पे काम किया है, समाज की बेहतरी के लिए, बहुजन आंदोलन के लिए, संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा के लिए इन्होंने काम किया है। साथियों, आपका नाम होगा, इतिहास में दर्ज किए जाओगे। आपको भी कोई याद किया जाए कि ये करेगा, नहीं तो इस जीवन का तो कोई मूल्य नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन आदमी जिंदा रहता है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देश के कोने कोने में हैं। बाबा साहेब को बहुत रोकने की कोशिश की। आज माननीय कांसी राम साहब, जिन्होंने अपने लिए घर नहीं बनाया, अपने लिए जमीन नहीं बनाई, अपने लिए खाता नहीं खोला, अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया, उस कांसी राम साहब का पूरे देश में जय जयकार होता है। सम्मानित साथियों, हम माननीय बहन जी के सिपाही हैं। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और 2026 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। ऐसा अमान करते हुए, क्योंकि आपके बीच में रहूंगा तो फिर तमाम बातें होंगी। माननीय सांसद जी को निकलना भी है, उनकी फ्लाइट भी है, जाना है, इसलिए मैं आपका समय और न लेते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज पश्चिम बंगाल के प्रदेश स्तरीय बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी मेधांकर जी, प्रदेश के अध्यक्ष मनोज जी, उपाध्यक्ष शिव कुमार सिक्कर जी और अनिल जी, पॉइंटर राय जी, सुकुमार भक्त जी, तुषार कांति जी, संदीप नाथ जी, संजीव कथियाना जी, भोलानाथ सरदार जी, सुरेश कुमार रविदास जी, हरिपुरा मंदर जी, कुमुद विश्वास जी, मुर्शिद रहमान जी, ओम प्रकाश प्रजापति जी और प्रणव हल्दर जी और तमाम जिला के अध्यक्ष, जोन के इंचार्ज, विधानसभा स्तर के समस्त अधिकारियों को, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और इसी तौर से अभी मेधांकर जी ने आपके सामने बात रखी, ठीक आज से 10 से 11 महीने बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, और ये भी हमारे पास डाटा है कि इंडिया के अंदर अगर 24% का वोट बैंक 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट वोट बैंक दलितों का पंजाब के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और निश्चित तौर से 2011 से आज 2025 हो गया। 14 सालों के अंदर SC/ST का वोट बैंक बढ़ गया और बढ़ के लगभग आज 28 से 30% पे आप यहाँ पे खड़े हैं, और दोनों को वोट मिला दे तो 35% के आसपास पहुंच जाए, 35 से 33% नीचे नहीं जाएगा। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो 100% अपने दाम पर वेस्ट बंगाल की सरकार बना लेंगे। लेकिन बात यही आती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज ये बहुजन समाज इतने बुरे हालातों में वेस्ट बंगाल में कैसे गिरा, उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है कि जो राज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ जिता करके संविधान सभा में भेजता है और देश का इतिहास देखता है, और वो राज्य आज अपने दम पर राजनीतिक ताकत बन करके क्यों नहीं खड़ा है? राजनीतिक ताकत आपके पास नहीं है। अगर वे पूरे स्टेट के अंदर भी नजर डालें, वॉच करें, तो आपके पास कोई टॉप लीडर भी नहीं है। हम जिसको बोलेंगे आज दलित समाज का टॉप लीडर है, और जिसके कहने पर
पूरी बंगाल की सरकारें ही जाया करती हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं। कहीं भी आपके पास इस कम्युनिटी के बड़े लीडर नहीं, नेशनल लेवल का लीडर भी नहीं है, तो आखिर रीजन क्या है? और कोई दलित पार्टी भी नहीं है। कोई अगर स्टेट के अंदर अगर हम जाएं, तमाम ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट दलित पार्टियां होती हैं, लेकिन दलित आदिवासी पार्टी भी इधर नहीं है लेवल की जहाँ पर उनको अच्छा वोट मिलता है। उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन रिसर्च का विषय भी जरूर है। इसके लिए चिंता मन करना भी जरूरी है। और मैं आज जब इधर आया तो मैंने यहाँ के संगठन के हालातों के बारे में जानने का प्रयास किया, क्योंकि अभी मेरे टेरिटरी में आता है भाई वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी माने बहन ने हम लोगों को दी है और उड़ीसा की जिम्मेदारी भी दी है, और दोनों स्टेट बहुत हमारे वोट बैंक के हिसाब से मजबूत है, फर्टाइल है, लेकिन बीएसपी यहाँ पे मजबूत नहीं है। और उससे पीछे क्या कारण रहे, क्या रीजन है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे कितनी अच्छी जमीन तैयार कर सकते। तो उसको लेकर मैंने जिलाध्यक्षों को भी खड़ा किया और जिलाध्यक्षों से मैंने पूछा, एक्चुअल आप मेरे को डाटा बताओ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना असेंबली कंप्लीट है कि नहीं है, और फिर रॉन्ग फिगर आप देखो तो ठीक नहीं है। आप एक्चुअल माने एक्चुअल, अगर एक है तो एक दो, दो है तो दो, अगर नहीं बना है, नहीं एक्टिव है तो बाबा मेरे हाथ कोई कमेटी एक्टिव नहीं है। हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। प्लान तो उसी के साथ बनेगा। अगर आप मेरे पास फेक डाटा दे दो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे, तो जो भी पॉलिसी एक्टिव बनाई जाएगी अगले 11 महीनों के लिए वो गलत बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड लेवल की है वो जरूर चाहिए। मैंने स्टेट पर्सन से पूछा कि आप ये मेरे को बताओ कि स्टेट के अंदर हमारे पास कितने वर्कर, लास्ट पॉइंट तक जहाँ भी आता है वहां तक का जो बॉर्डर एरिया है पूरे बिहार, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास कितने वर्कर। उन्होंने एक संख्या बताई कि साहब मेरे पास लगभग इतने वर्कर। जो संख्या बताई उससे तो कुछ भी होने वाला नहीं, उससे एक असेंबली भी नहीं जीतने वाले हम। असेंबली को जीतने के लिए कम से कम आपको 2500 वर्कर एक असेंबली के अंदर होने चाहिए। अगर 2500 जन आपके असेंबली के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग असेंबली इन द इलेक्शन। हम वो भी नहीं कह सकते जीत जाएंगे, बट हम फाइट करेंगे, हम फाइट करेंगे, स्ट्रांगली फाइट करेंगे वहां। अगर हमारे पास वर्कर नहीं है तो हम वहां कुछ नहीं करते। हमें जो वर्कर का जो दायरा है, वर्कर का जो बेस है, उससे इंतजार करना पड़ेगा, उससे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज डेट में हमारे पास 2000 वर्कर है तो हमें इलेक्शन तक कम से कम 1 लाख स्ट्रॉन्ग वर्कर्स की टीम बिहार या वेस्ट बंगाल में खड़ी करनी होगी। 1 लाख वर्कर अगर बनेगा तो आपकी वेस्ट बंगाल में बीएसपी इतनी ताकतवर बन जाएगी कि बिना बीएसपी के मर्जी के कोई सरकार अगली नहीं बनेगी। 1 लाख वर्कर हमारे पास चाहिए। और मैंने भी पूरा ऑफिस भी देखा, इतना जर्जर कंडीशन में है। ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी। क्या मेरा प्रॉपर्टी है क्या? ये किसका प्रॉपर्टी है? ये बहुजन समाज का प्रॉपर्टी। पार्टी है, पार्टी तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन पार्टी में क्या बहन जी इधर आती रहने के लिए आती क्या? कौन रहता है? आप लोग रहते हैं, जोन के इंचार्ज रहते हैं, स्टेट कमेटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी आता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आता है, असेंबली प्रेसिडेंट भी आता है, जो भी लोग आता है उनका ये अपना ऑफिस है। ये बीएसपी का मेरा ऑफिस है, फीलिंग है नहीं है? दिस इज माय ऑफिस। होता है कि नहीं होता है? लेकिन इतना बुरा कंडीशन, इतना गंदा। जब आपका ऑफिस गंदा है तो बीएसपी कैसे बढ़ेगी भाई? कैसे बढ़ेगी? आप बताइए मुझे, क्या आपका घर गंदा होता है क्या? घर गंदा नहीं है ना? ये ऑफिस कैसे गंदा है आपका? इसका हमारी समझ से व्हाइट वॉश भी नहीं हुआ। जब से लिया तब से बाबा व्हाइट वॉश नहीं हुआ इसका। 20 साल से करीब हो गया होगा ना? 2008 में, 8 में हुआ, 25 हो गया। कितना साल हो गया? 17 साल। मैं 20 बोला लगभग, तो मैं सही था। मतलब उसको देख के लगा कि 20 साल से इसका कुछ हुआ ही नहीं, इसका इलाज ही नहीं हुआ। 17 साल से गंदा पड़ा हुआ। मैं पूरे ऑफिस जाके देखा, कहीं कुछ ठीक ही नहीं है। ऑफिस माने ऑफिस, ऑफिस चमकेगा तो बीएसपी चमकेगी।
है नहीं है? कोई भी बाहर से निकले हो बाबा बीएसपी का ऑफिस कितना चमक रहा है, उसमें फीलिंग आनी चाहिए। आपने इसको खंडहर बना रखा है, भूतिया महल में। भूतों वाला कहीं किनारे पड़ा हुआ है, कहीं डस्ट लगा पड़ा है, कोई देख ही नहीं रहा है। कोई कहता है बाबा ये तो बीएसपी का ऑफिस है, और चमकेगा रे बाबा बीएसपी का ऑफिस है, क्या गजब अच्छा है। सबका नजर जाएगा, जब नजर जाएगा तो बीएसपी चमके, है कि नहीं है? अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास उसकी टीम नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कोई पूछता है क्या? आपको कलेक्टर भी नहीं बुलाएगा, मीटिंग भी नहीं बुलाएगा, आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आपके पास टीम है, आपने कोई एजिटेशन किया, आंदोलन किया, कोई बात आपने भी रखी, आप 500 के साथ में गए, 200 पीपल के साथ में गए, तो कलेक्टर भी डरेगा, अरे बाबा बीएसपी वाला बहुत स्ट्रांग है, 200 लोगों के साथ में, 300 लोगों के साथ में धरना दे रहा है। कलेक्टर भी आपको बुला के आपकी बात को सुनने का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब अकेले पहुंच जाओगे तो कुछ सुनेगा आपको? भेजेगा अंदर से, बाबू ए क्लर्क जाओ, तो क्या बात है, डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। आएगा कोई क्लर्क आएगा, ले लेगा, आपका काम कर जाइए। बीएसपी को मजबूत करने के लिए कोई टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला ये नहीं आएगा। बीएसपी जिधर भी मजबूत है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, अभी बिहार में मजबूत हो रहा है। बिहार भी स्ट्रांग हुआ। बिहार की खबर आती नहीं आती आपके पास? आती है सर। बिहार भी मजबूत हुआ, आपका बॉर्डर के एरिया। जब बिहार तक बीएसपी मजबूत हो गया तो बंगाल क्यों छूटेगा भाई? रुकना चाहिए क्या? जब बिहार तक क्रांति आ गई, बिहार तक नीली क्रांति पहुंच गई, तो वेस्ट बंगाल भी पीछे नहीं रहना चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? बिहार के अंदर क्रांति फैल रही है, तो उत्तर प्रदेश के लोग या मध्य प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, आंध्रा के लोगों ने क्रांति नहीं फैलाई। उसके लिए बिहार के लोग तैयार थे। बिहार के लोगों ने अपने हाथ मजबूत किए। बिहार के लोग रात दिन गांव में जाके रोए, सोए, लोगों को समझाया, बैठे, लोग निकल के आए और बिहार चल पड़ा। लेकिन वही काम आपको करना पड़ेगा। आपका स्टेट का लैंग्वेज देखिए अलग है, डिफरेंट लैंग्वेज। आप क्या बोलते हो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं भाई, बहुत कुछ नहीं जानेंगे क्या बोल रहे आप। उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, 4-6 महीने लगेगा। मधुकर जी सीखेंगे, मोगला सीखेंगे, इन्होंने कहा है मोगला सीखेंगे, तो इनके लिए कोई ट्यूटर की व्यवस्था कर दीजिएगा, तो 4 घंटा डेली मोगला सीखिए। अब आपका घर है भाई, 11 महीने आपको चुनाव जिताना है। आप एक एक कार्यकर्ता के, एक एक वर्कर की बात को समझ नहीं पाएंगे तो कैसे आगे पार्टी को बढ़ाएंगे? हम हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानता। सही करा नहीं सही करा? अच्छा, कितने लोग हिंदी जानता है यहाँ पे? यहाँ तो लोग जानते हैं, लेकिन आप जब डीप में जाएंगे, असेंबली में मीटिंग करने जाएंगे, विलेज में जाएंगे, तो उधर शायद 2-4 लोग मिलेगा, तो आपकी बात जो कनेक्ट होगी वो नहीं हो पाएगी। वहां तक अगर बात पहुंचानी है तो आपको बांग्ला सीखना पड़ेगा। बहुत इजी बांग्ला है, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इसे सीखेंगे। और 11 महीने के बाद चुनाव भी होने वाला है, तो हमारा मेन फोकस देखिए है कि हम लोग जहां भी जाते हैं पार्टी वहां मजबूत करते हैं। ये तो रहा है, पार्टी कभी कमजोर नहीं करी है, पार्टी हमेशा स्ट्रांग हुई। रिजल्ट नहीं पता हमें क्या आएगा, लेकिन बीएसपी का नीला झंडा, हाथी निशान मजबूती के साथ में वहां दिखाई पड़ा है। ये ताकत बन जाती है। रिजल्ट तो बात की बात आएगी, लेकिन वही ताकत अगर आपको भी वेस्ट बंगाल में लेके आनी है तो वेस्ट बंगाल के लोगों को ही काम करना है। हम बाहर से 2 लोग आ सकते हैं, 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन 3000, 4000, 300 लोग नहीं आ सकते। यहाँ पार्टी खड़ी करनी है तो आपको निकलना, आपको चलना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ, यहाँ पे 90% हमारे सीनियर लोग बैठे हुए, इनके अंदर फीलिंग है पार्टी को लेकर, अटैचमेंट है, हार्टली अटैचमेंट है इनके अंदर, और ये पार्टी को चला रहे हैं। इन्होंने नीले झंडे की शान को कमजोर होने नहीं दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन हम ये भी देख रहा हूँ कि नई जनरेशन
जिनके पास इस जिम्मेदारी का ट्रांसफर होना चाहिए था कि मजबूत कमजोर कंधों से ट्रांसफर हो करके मजबूत कंधों की तरफ जाए, वो वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से रुका हुआ। अभी जिम्मेदारी कैसे बनेगी, ये कैसे बात बढ़ेगी? बात तो ऐसे बढ़ेगी, अगर आप लोग यहाँ पे आज 150 जन बैठा हुआ है और 150 जन अगली मीटिंग में अगर एक यंग बॉय को अपने साथ में लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 जन। हो गए नहीं हो गए? माने 50% यंग जनरेशन यहाँ पे हमारे पास आई, 50% हो जाएगी। 300 में 50%। देखिए, क्रांतिकारी ये मत सोचिए कि क्रांतिकारी आपके घर में ना पैदा हो, मिस्टर मनोज के घर में पैदा हो जाए, ऐसा ना मत सोचिए। ये फीलिंग करिए कि ये मिशन, ये मूवमेंट, ये पार्टी, ये आंदोलन हमारा है और इसी ने हमें मान सम्मान दिया है। तो मुझे भी अपने परिवार से 1-2 बच्चों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा ताकि नीला झंडा हाथ निशान लेके मजबूती के साथ वो मेरे बाद खड़ा हो जाए। ये आपको काम करना है। भले वो नौकरी करे, नौकरी करेगा तो बामसेप में जाएगा नहीं जाएगा? बामसेप की भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं कि बामसेप की कोई रोल नहीं होता, बामसेप का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस पार्टी और मिशन मूवमेंट को रन करने, उसे चलाने का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से आज बामसेप के लोग जॉब पाते हैं, अर्निंग कर रहे हैं। अगर उस अर्निंग में बाबा साहब ने कहा था कि 10% आप दीजिए, कहा नहीं कहा था? अगर आप 10% अपने पैसा अपनी पार्टी मिशन आंदोलन पे खर्चा करेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपको एक व्यक्ति सोसाइटी का काम करता है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए, हम मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, क्या नहीं बैठे? मुस्लिम समाज का बैठा, मुस्लिम बैठा नहीं बैठा? कौन है? जकात होती नहीं होती? जकात कितने % जकात करते हैं अपने इनकम का? 2% कंपल्सरी, 2.5% कंपल्सरी है ना? कंपल्सरी ना? देखिए, माने कि मुस्लिम समाज जो होता है वो जकात में अपनी इनकम का कंपल्सरी 2.5% जकात में देता है। जकात समझ नहीं होता है, गरीबों के उत्थान के लिए, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए 2.5% करता है। लेकिन अगर मैं बामसेप वालों से पूछना, प्राय वालों से पूछूं कि तुम्हें जो कुछ मिला है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस आंदोलन के तहत मिला हुआ, इस मिशन और मूवमेंट के तहत मिला हुआ है, तो क्या भारत का एक एम्प्लॉई 2.5% अपने आंदोलन को चलाने के लिए पैसा देता है? 1 पैसा भी नहीं, 0.25 भी नहीं मिलता, 0.25 भी नहीं मिलता। अगर ये लोग भी, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, अपनी इनकम का 2% भी पार्टी मिशन मूवमेंट में लगा दे तो वेस्ट बंगाल में आने वाले समय में बीएसपी को कोई पीछे कर नहीं पाएगा, मेरे दावे के साथ। और इसके लिए भी आपको भी करना है। जो हमारे पार्टी के मजबूत लोग हैं, जिनके पास अपनी अर्निंग है, उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में फंड मेंटेनेंस रखा करना। मेंटेनेंस आएगा तो पार्टी चलेगी। पार्टी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, झंडे चाहिए, फ्लैक्स चाहिए। कहां से आएगा? कौन देगा भाई? अदानी नहीं देगा आपको, अंबानी नहीं देगा आपको, वो तो आपको रोकने के लिए बैठे हुए। आपको अगर खड़ा होना है, तो मैंने पहले बोला, आपको अगर खड़ा करना है बिहार या वेस्ट बंगाल के अंदर, तो अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। झंडे अगर नहीं आएगा, झंडे नहीं ना, झंडे नहीं आएगा, एक गाड़ी विलेज लेवल के लिए हमारे पास है। झंडे भी हमारे पास सभी विलेज लेवल के लिए, काम के लिए झंडे वहाँ पे पर्याप्त हमारे पास, एक गाड़ी झंडा हमारे पास। पार्टी के जो जिले कमेटी के जो लोग आते हैं, उनके आने वाले समय जब भी मीटिंग होगी, हमारे प्रभारी जब जाएंगे, हमारे जोन के इंचार्ज जाएंगे, तो पार्टी के झंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, आप एक एक बंडल लेके जाएंगे। और जब पार्टी की मीटिंग हो तो झंडे वहां आसपास कम से कम 500 मीटर तक लगे होने चाहिए। 500 मीटर तक झंडे लगे होने चाहिए, क्योंकि भले आपके मीटिंग में 50 लोग बैठा होगा, अगर झंडा लगा हुआ है तो उसे 5000 लोग देखेंगे। पक्का नहीं पक्का? और जो हमारा होगा उसके अंदर फीलिंग आएगा, बीएसपी देखना शुरू हो गई, लग रहा बीएसपी कोई बात हो रही है, बीएसपी लग रहा बढ़ रही है। झंडा और डंडा दिखाई नहीं पड़ा, आप कोने में जाके कहीं मीटिंग कर लो, कोई जान भी नहीं पाएगा।
और कोई जान नहीं पाएगा तो दूसरे को लगेगा बीएसपी काम ही नहीं कर रही। सही कह रहा नहीं कर रहा हूँ? तो झंडा लगाना जरूरी। और जितने भी पार्टी के जोन के इंचार्ज हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उनकी गाड़ी में भी झंडा होना चाहिए। और गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बीएसपी लिखवा दीजिए, गाड़ी में झंडा लगा दीजिए। डरिए और ये मत, डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ डराएगा मैं उसे दिल्ली में डरा दूंगा। उनको आना वहीं पड़ेगा। आएंगे नहीं आएंगे बताइए मुझे। जो तुमको डराएगा उनके आका को दिल्ली आना पड़ेगा। फिर हम वहां कमजोर नहीं, कमजोर है क्या? वहां बिल्कुल कमजोर नहीं है। वहां नीला झंडा हाथ के निशान बहुत मजबूत है, समझ लेना। इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरोगे उतना दबाया जाएगा। बाबा साहब ने यही कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। और जुल्म सहना बंद करिए। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने बंद कर दिया तो आप शासक बन के यहाँ पे राज करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। एक बार डराओगे, दो बार डराओगे, बिल्कुल नहीं। हम तो इस मिशन मूवमेंट के लिए शहीद होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्रांति का बीज पैदा करके जाए, ये फीलिंग करके जाए। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी। उसके बाद मैं देखता हूँ आए दिन बलात्कार, रेप, मर्डर कंटिन्यू SC/ST के साथ हो रहा है। सरकार यहाँ पे आंख बंद किए हुए, कान बंद किए हुए, उससे कोई मतलब, उसको आपके दुखों से कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में ये नाइंसाफी ना हो, एट्रोसिटी ना हो, तो आपको बीएसपी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर बीएसपी मजबूत हो गई, फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपकी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा कर दावे के साथ। और अब मैं यही कहना चाहता हूं कि बीएसपी को मजबूत करना है तो वर्कर्स की टीम को खड़ा करना पड़ेगा। हम कहते नहीं कि 11 महीने बाद यहाँ इलेक्शन होने वाला, सत्ता का महासंग्राम होने वाला, होना नहीं होना। क्या है? सत्ता का महासंग्राम, सत्ता की नहीं होने वाली। सत्ता के महासंग्राम आप करने जा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और एक मन में सबके बैठा हुआ है कि मेरी पार्टी काश में सत्ता में आ जाए, काश मेरी पार्टी सत्ता में आ जाए, काश मेरे एमएलए जीत जाए। है कि नहीं है? सबके मन में है कि नहीं है? किसके मन में नहीं हो? तो सबके मन में है ना कि मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। आप जब वहां पे टीवी देखते हैं तो आप फीलिंग करते हो यार काश एक आ जाएगा मेरे, काश 2 मेरे जीत जाए, काश 3 निकाल आते मेरे यहाँ से। होता है कि नहीं होता है? लेकिन थोड़ी देर में आप पूरा ठंडा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया, तो फील अंदर से बहुत होता है, बहुत दुख आता है अंदर। लेकिन जिम्मेवारी जो हमारी है कि हमने वो 5 साल वो काम ही नहीं किया। जब 5 साल मैंने काम नहीं किया तो होप कहां से आएगी? होप तो नहीं आएगी। अगर हम एक काम करें कि हम टारगेट बेसिस पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, तो हम सोचें कि भाई मेरी उस जिले से, मालदा से, पुरुलिया से, वर्धमान से वो सीट मजबूत थी, वहाँ मजबूत था, वो मजबूत था, वहाँ बहुत तगड़ी फाइट हमारी थी, वहाँ बहुत स्ट्रांग वर्कर थे। तब तो आपके माइंड में बात आएगी, तब तो हमारे लिए सोचने वाली बात। लेकिन जब कुछ किया ही नहीं तो सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा कि सत्ता के महासंग्राम को लड़ना है तो आपको सेना खड़ी करनी है। सेना कौन है? बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन मूवमेंट और आंदोलन का सिपाही कहलाता है। कहलाता एक एक वर्कर हमारा इस मिशन मूवमेंट का सिपाही कहलाता है। मिशन और मूवमेंट में कार्यकर्ता नहीं होता है, मिशन और मूवमेंट में क्या होता है? सिपाही होता है, सोल्जर होता है। क्या कहते हैं उसे? ये सोल्जर है, ये मिशन का सोल्जर है, मिशन का सिपाही है। तो बीएसपी का कार्यकर्ता मात्र कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो इस मिशन मूवमेंट और आंदोलन का एक सिपाही है, सिपाही है। और इसलिए हम सब कहते भी हैं कि बीएसपी पार्टी बाद में है, मिशन और मूवमेंट पहले। यही बोलते नहीं बोलते? तो आप हमारे पास जो सत्ता का महासंग्राम लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है, सेना हमारे पास नहीं है, तो बिना सेना के आप कुछ कर भी नहीं पाए। बिना सेना के आप कोई सत्ता का महासंग्राम जीत नहीं सकते। आप उसमें जीतना तो छोड़ दीजिए, आप टिक नहीं पाएंगे 1 घंटे की।
अगर आप चाहते हैं उसको जीतना है तो उस लेवल की हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी, उस लेवल के हमें कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, सिपाहियों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। तब जाके मैं कहूंगा कि 11 महीने बाद ये कह सकते हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल में बीएसपी कोई बड़ा काम करने की ओर चल चुकी है। इतना हम बोल सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कभी 11 महीने में हम यहाँ पे आकर के सरकार बना देंगे, ये सब बेकार बातें, एक्चुअल बात होती है और बात नहीं है, ये लीगल बात नहीं है। हम 11 महीने आप काम करना शुरू कर दो, इतनी ताकत तो बना सकते हैं कि बिना बीएसपी के वहां नहीं खुलेगा, इतनी ताकत आ सकती है। अगर हम काम करेंगे इतनी ताकत आ सकती है कि बिना बीएसपी की मर्जी की कोई सरकार वहां नहीं बनने वाली, इतनी ताकत बना ली। अगर एक बार आपने ताकत बना ली तब मैं हम कह सकते हैं कि अगली बार हम सत्ता की सरकार का सपना देख सकते हैं। हम इस 11 महीने में कोई सरकार का सपना नहीं देख सकते। ये है माने कि साइंटिफिक मैथमेटिकल मैथ के हिसाब से ये सिस्टम बना। हम झूठा वादा करें हम सरकार बना देंगे, हर बार सरकार बना ही रहे हो आप लोग, को पिछले 30 साल से सरकार बना रहे हो आप लोग यहाँ से, तो ये सब नहीं हो पाए। लेकिन हम ये कहते हैं आप सबने साथ दिया और प्रभारी जी 24 आवर फ्री है। पहली बात ये है, पहले लोग आए गए, मुझे नहीं मालूम कितना देर रुके नहीं रुके यहाँ पर, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर। महीने में 28 दिन रुकेंगे आपके बीच में, और महीने में कम से कम 2-4 दिन के लिए मैं भी आऊंगा बिहार के चुनाव के बाद। बिहार चुनाव के बाद अगर मैं उधर आऊं बॉर्डर पे तो बिहार आपके एंटर कर जाऊंगा। भाई वर्तमान बॉर्डर पे आता है, कुछ बिहार बॉर्डर भी आता है ना, बिहार का बॉर्डर है, उधर मीटिंग करने आएगा, इधर भी मीटिंग कर लूंगा। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद फिर मैं आपको कम से कम महीने में 10 दिन वेस्ट बंगाल में देने का 10 दिन दूंगा। लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है और आशा भी है कि मैं जब इधर आया तो बहुत गंदा था भाई, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, इसको मेंटेनेंस आप सब लोग इकट्ठा करो, जितने भी लोग आप सभी लोग मेंटेनेंस इकट्ठा करिए और कांसेप्ट के लोगों को संपर्क करिए कि भाई बीएसपी सोने वाली नहीं, बीएसपी जगाने वाले लोग आ गए हैं। बैंक ने भेज दिया, बीएसपी में जागने वाले लोग आ गए हैं, सोने वाले नहीं आए अभी। ठीक है, तो अब बीएसपी की हर चीज हमें बेहतर करनी है। ऑफिस बेहतर करना है, कंप्यूटर लगाना है, टाइपराइटर बैठाना है, टाइपिंग होनी चाहिए। हम जा करके बाहर से टाइप करा के लाएं, क्या मतलब? हमारी गोपनीय बातें, कॉन्फिडेंशियल बातें बाहर जा रही हैं। हमने किसको बनाया है, किसको इंचार्ज बनाया, किसको जोन का इंचार्ज बनाया, हम लोग टाइपराइटर मशीन देंगे ना। चलिए, क्या नाम है आपका? ताली बजाइए आप लोग। वेरी गुड, कर देंगे। क्या नाम आपका है? चलिए, वेरी गुड। सुना था, मुझे हवलदार ने कहा था, अंदर ने कहा था, मजबूत लोग हैं सर, जोश आ जाएगा तो पूरा नीला क्रांति बजा देंगे बिहार। यहाँ पे 4 आदमी 4 फैन भी देगा, ये भी कोशिश कर दिया। कौन बोला? अच्छा, बोला है 4 आदमी, 4 बोला। अच्छे, ताली चाहिए, 4 फैन भी आ गए। नोनी गोपाल बारोई फैन देगा सर, एक तो वरुण विश्वास देगा एक फैन, अशोक कुमार सुमन देगा एक फैन, और शंकर प्रसाद राय एक देगा। वेरी गुड, चलिए, बहुत सी बात, बहुत सी बात। ये सारी चीजें देखिए, मैंने पहले बोला बीएसपी आपकी ऑफिस आपका, और इसे मजबूत करने वाला कोई बाहर नहीं आएगा, आप ही करना पड़ेगा। बस ये है कि टीम लीडर अच्छा होना चाहिए, टीम का लीडर अच्छा होना चाहिए, और 100% हम लोग आपकी बातों पे खड़ा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है 100%। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है हम लोगों के बारे में, और आपको कभी मिलेगी भी नहीं। आप जो कहेंगे वही होगा, और जो आपकी मर्जी का वो होगा, लेकिन गलत काम कोई नहीं होगा। आप कहोगे गलत करो, वो भी नहीं होगा। पार्टी हित में सारा काम। और माने बहन जी को अभी हल्दर जी बैठे हुए हैं, आपके पुराने साथी पूर्ण हल्दर जी दिल्ली में रहते हैं, अनमैरिड है, शादी नहीं की है, तो बहन जी से मिले थे, इनको फिर से पार्टी में काम पे लगा दिया गया है। पहले वाले सारे को हटा दिए थे, लगा दिया गया है। अब ये मिलांकर जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ में मूवमेंट करेंगे। और बहन जी ने कहा कि आज आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने ये कहा और भी नौजवानों की जरूरत है,
मुझे और भी नौजवानों की जरूरत है प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर नीली क्रांति के लिए काम कर सके। आप ऐसे और भी जो जोशदार लड़के हो, आप निकाल के दीजिए, नाम दीजिए, 100% उनको आगे बढ़ाने का मैं काम करूँ। मुझे ऐसा नहीं कि एक आदमी से काम चलेगा, मुझे तो बहुत सारे लोग चाहिए, अलग अलग पदों के लिए चाहिए। अभी हमें सेंट्रल मॉनिटर में और एक ग्रुप बंदे मिलेंगे तो उनको बनाएंगे उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नौजवान होने चाहिए। हमारे सीनियर लोग हैं, वो जहाँ पे जिस पदों पे बने रहेंगे, लेकिन नौजवानों की भागीदारी बनाने के लिए नौजवान जरूरी है। माननीय भाई ने कहा कि 50% नौजवानों की भागीदारी हर स्तर पे आपको सुनिश्चित करनी है, हर जगह पर। आपके असेंबली कमेटी में 50%, जिला कमेटी में 50% यूथ, स्टेट कमेटी में 50% यूथ, जोन इंचार्ज 50% यूथ। जब तक आप यूथ को कोई पद नहीं दोगे तो यूथ आपकी तरफ नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। यूथ को लाने के लिए हमें एक काम करना है, और साथ ही जितने पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, अब जितने भी पार्टी के इवेंट हो, माननीय बहन जी का जन्म दिवस है, महात्मा कांशीराम साहब का जन्म दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस है, महात्मा फुले का जन्म दिवस वगैरह मनाते हैं। जो भी आपके इष्ट यहाँ पे महात्मा महापुरुष हैं, पार्टी के बैनर में जो आप इवेंट करते हैं, तो उस इवेंट के अंदर आप अपने पूरे परिवार के साथ में आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे, अकेले नहीं आएंगे कि आप अकेले चले आ रहे हैं। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, आपका बेटा है, बेटी है, आपकी डॉटर, आपका बहू है, आपके बच्चे हैं, उन सबको लेकर के आप उनको लेकर के आना है। जब तक आप अपनी फीलिंग को, अपने मिशन को, अपनी भावनाओं को, अपने आंदोलन को नीचे के लोगों को समझाएंगे नहीं, नई जनरेशन को, नई जो प्लांट हमारा उससे समझाएंगे नहीं, तब ये मूवमेंट आंदोलन हमारा कमजोर पड़ जाएगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। अगर आप साथ में लेकर आएंगे तो 100%, तो 3 साल का बच्चा भी है वो ही पूछेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम बोलेगा, वो भी जान से बोलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारा गॉड है कि नहीं है। किसका नहीं है बोलो भाई? सबका है ना? हाँ, सबका होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान ही है, भगवान जैसे भी नहीं, भगवान ही है। ये माने बहन जी ने अमित शाह जी को जवाब देने का काम अपनी बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और मैं फिर से कहूंगा, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप आज जो बड़ी संख्या में इधर बैठे हुए हैं, तो उसको देख के हमें उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीएसपी मजबूती के साथ में खड़ी होगी और यहाँ पर निर्दयी सरकारों को हटाने का काम भी करेगी और बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का भी काम करेगी। और इसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए, सभी लोगों का खून पसीना चाहिए, आप सभी लोगों का जो तन मन और क्या बोलते हैं, तन मन और धन, इन तीनों चीजों से आपका हेल्प चाहिए, तब जाके बीएसपी यहाँ पे खड़ी होगी। मुझे पूरी आशा विश्वास है कि हम ये काम करेंगे, 100% करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात में खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी अपनी अध्यक्षी बाहर से अपनी बातों को खत्म करेंगे। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब रहे, महात्मा फुले अमर रहे, महात्मा कांशीराम साहब अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुजन न्यूज इंडिया, सोदपुर।